जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सबको जो है दिवाली की जो है हार्दिक शुभकामनाएं। अभी आज जो है दिवाली है और दिवाली के दिन जो है आपको क्लास मिल रहा है मॉर्निंग में सुबह सुबह। तो फ्रेंड्स, त्यौहार चाहे कोई भी हो, हम लोग को पढ़ाई भी करनी है और त्यौहार का एंजॉय भी करना है। तो जो छोटा सा क्लास है आप कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो है गुप्त काल के बारे में, ठीक है ना। हम लोग इसके पहले मौर्य काल तक जो है पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम लोगों ने मौर्योत्तर काल भी पढ़ लिए हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग गुप्त काल स्टार्ट किए हैं और गुप्त काल से ये जो गुप्त काल का जो चैप्टर है ना, इससे आपका क्या होगा कि जो जो आर की जो बैच है उसमें जो बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है ना। और जो यूपीपीसीएस की अगर आप प्रीलिम्स में अगर बैठ रहे हैं तो आपके लिए जो है बहुत बेनिफिट है। तो आप इस क्लास को देखिए, रिवीजन करिए और आपको जो इसी चैनल पर मॉर्निंग में 7 बजे सुबह में डेली आपको जो है एनसीईआरटी की क्लास मिल जाती है। आप एनसीईआरटी क्लास करते रहिए क्योंकि एनसीईआरटी जो है फाउंडेशन है, आपको करना चाहिए। और ये जो बैच है हम लोग का एंशिएंट हिस्ट्री है, इसमें हम लोग गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे और देखते हैं इसके कहाँ तक पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसके नेक्स्ट पढ़ते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे, ठीक है गाइस। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। गुप्त काल, ठीक है। गुप्त काल जो है, गुप्त काल का जो महत्व है ना, वो हमारे प्राचीन भारत में बहुत ही ज़्यादा रहा है। क्योंकि गुप्त काल से जो है बहुत सारे जो स्कल्पचर रहे हैं, यानी जो स्थापत्य कला रहे हैं, वो चीज़ देखने को मिलता है। और जितने सारे जो एक भव्य निर्माण वाली जो जो आप कह सकते हैं एक तरह से मंदिर निर्माण वाली जो है शैलियाँ जो है यहीं से विकसित होती हैं। तो गुप्त काल का टाइम पीरियड कितना रहा है, तो 300 एडी से 600 एडी तक, ठीक है। इसकी हम लोग भूमिका देख लेते हैं। गुप्त काल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय, ठीक है, भारत में लगभग 300 वर्षों तक शासन हुआ। यानी गुप्तों ने भारत पर कितना शासन किया है, तो लगभग 300 वर्षों तक शासन किया है। इसलिए इसे गुप्त काल भी कहा गया है। और पूरे भारत में राजनीतिक एकता देखने को मिलता है और गुप्तों के समय हम लोग को जो है राजनीतिक एकता जो है देखने को मिलता है। गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा गया है, ठीक है। गुप्त काल में कला एवं संस्कृति को खूब ज़्यादा संरक्षण मिला है। गुप्त काल में ही जो कला रही है और जो संस्कृति रही है उसका जो है खूब संरक्षण किया है। जो हमारे जो गुप्त वंशी जो राजा रहे हैं वो कला से जो है मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कला प्रेमी रहे हैं। आगे देखते हैं, हम लोग इसकी स्रोत पर बात करेंगे। स्रोत को जो है हम लोग इसकी क्लास एक बार हो चुकी है, मैं इसको एक बार और लेकर आया हूँ आपको फिगर से जैसे समझाने के लिए। तो इसके जो स्रोत में आपको पता है कि स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। और साहित्यिक स्रोत में भी कई तरह के जो है स्रोत होते हैं, जैसे कि एक देसी स्रोत हो गया जिसमें भारतीय स्रोत, जिसमें भारतीय लोग होंगे, भारतीय जो है इसमें महाकाव्य होंगे, भारतीय पुस्तकें होंगी और भारतीय लेखक होंगे। और कुछ चीज़ क्या होती है, विदेशी चीज़ें होती हैं, यानी विदेशी साहित्य होता है। और विदेशी साहित्य में क्या हम लोग को देखने को मिलता है कि कैसे जो है विदेशी साहित्य में इसमें क्या आता है कि जो विदेशी जो है ना, जो भारत में आए हैं, यात्री जो रहे हैं और जो राजदूत रहे हैं, इन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी हैं। तो इन पुस्तकों के माध्यम से क्या देखने को मिलता है हम लोग को, जो है तो साहित्यिक स्रोत यहाँ से प्राप्त होती है। फिर हम लोग देशी साहित्य में भी हम लोग जो है देखते हैं कि एक तो धार्मिक साहित्य हो गया, एक क्या हो गया, लौकिक साहित्य, यानी एक धर्म पर लिखी गई है। और किस पर लिखा गया है, लौकिक पर जो है, यानी लोग जो है लौकिक चीज़ें पर, ठीक है। तो ये चीज़ें रही हैं। और अगर आप इसमें भी नीचे आएंगे तो बौद्ध ग्रंथ है, फिर आपका जो है जैन ग्रंथ रहा है, फिर आपका क्या रहा है कि वो हिंदू धर्म की और भी जो कर्मकांडी जो पुस्तकें रही हैं वो सब क्या रही हैं, एक तरह से जो है स्रोत रही हैं। तो हम लोग यहाँ देखेंगे गुप्त काल के देसी साहित्य। तो इसके देसी साहित्य में क्या क्या रहा है, गुप्त काल में ही, ठीक है, ब्राह्मण धर्म की प्रमुख पुस्तक लिखी गई या संपन्न हुई। यानी जितने सारी जो ब्राह्मण धर्म की जो हम लोग को जो जो बुकें मिलती हैं, जो किताब मिलता है, जैसे महाभारत हो गया और भी जैसे रामायण हो गया, ये जो हमारे पास जो मिले हैं ना, जैसे भगवत पुराण हो गया, जैसे भगवत गीता हो गया, तो ये सब क्या हुआ है, इनका विकास कब हुआ है, तो गुप्त में या तो ये लोग शुरू हुए हैं या बनकर तैयार हो गए हैं, या बहुत समय से जो पहले चलते आ रहे थे वो गुप्त काल में आकर अपना जो है लेखन पूरा कर पाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या, एक तरह से जय संहिता है, जो भारत जो है महाभारत जो है भगवत पुराण है, इसी में जो गुप्तों के समय जो है भगवत गीता बनकर पूरा होता है। इसी समय लगभग सभी पुराण और महाकाव्य बनकर पूर्ण होते हैं, ठीक है ना। यानी लिखे तो जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, पहले उसका प्रयोग होता जा रहा है, लेकिन इसको संकलन कब हुआ है, तो इस समय हुआ है, कब, गुप्तों के समय। गुप्त काल में कई सारी स्मृति ग्रंथों की रचना मिलती है। अब स्मृति ग्रंथों में जो है कौन कौन सी है, तो जो है बृहस्पति स्मृति है, नारद स्मृति है, पराशर स्मृति है। देखिए आप लोगों को जो इसको डिटेल में पढ़ना होगा, तो अगर ये जो है डिटेल सिलेबस आपकी हिस्ट्री ऑप्शनल में आता है,
याद रखिए जीएस में बहुत डिटेल्स आपको जो है क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, तो बहुत डिटेल हम लोग को, अगर हम कोई ऑप्शन अगर आप पढ़ते होंगे तो ऑप्शन में पढ़िएगा, लेकिन यहाँ आपको बहुत डीप नहीं जाना है। जीएस मतलब क्या है, सामान्य अध्ययन, ठीक है ना। तो आप इसे याद रख लेंगे। जो स्मृति ग्रंथ रहे हैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो इसी चैनल के नीचे आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दिया गया है। इस समय ब्राह्मण ग्रंथ को संरक्षण मिला, यानी इसी गुप्त वंश के समय क्या हुआ कि जो ब्राह्मण ग्रंथ रहे हैं ना, तो ब्राह्मण जो ग्रंथ रहा है इसको भी क्या मिला है, संरक्षण मिला है गुप्त काल में ही। जैसे हम लोग 18 पुराण कहते हैं, तो 18 पुराण बनकर कब तैयार हुए, तो गुप्तों के समय ही ये जो है बनकर तैयार हुए हैं, ठीक है। और हम लोग चीज़ देख लेते हैं। अब विदेशी साहित्य में देख लेंगे, तो विदेशी साहित्य में जो है फायान यात्री रहा, ठीक है। तो ये कहाँ का रहा है, तो चीन का रहा है। ये फायान जो एक चीनी यात्री जिसने अपनी फोक्यूकी नामक बुक लिखी है। वेनसोंग रहा है, वेनसोंग जो है सियुकी नामक पुस्तक लिखा है। फिर आप यहाँ देखेंगे कुछ भारतीय जो लेखक रहे हैं, ये जो है यहाँ से आपको भारतीय लेखक देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ से क्या मिलेंगे आपको, भारतीय, ठीक है। तो विशाखा दत्त का जो है चंद्रगुप्तम नामक जो पुस्तक है, उससे हम लोग को गुप्तों के बारे में जानकारी मिलती है। जो शूद्रक ने जो है मृच्छ कटिकम जो लिखा है, यहाँ से जानकारी मिलती है। और जो वात्स्यायन का जो काम सूत्र है वो भी इसी समय लिखा गया है, ठीक है, गुप्तों के काल में ही। तो ये सब क्या है, तो गुप्तों के स्रोत हैं। इसी समय कालिदास की जो पुस्तक है मेघदूतम, इसमें भी गुप्तों का जिक्र रहा है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जिक्र रहा है गुप्त वंश का। तो हम लोगों को गुप्त वंश का इन सारे जो है स्रोतों से जानकारी मिलती है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप नोट्स बना सकते हैं, तो वहाँ से आपको क्या होगा, बहुत बेनिफिट होगा। ये जो रही हमारी जो है साहित्यिक स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोतों का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, जो लिखी हुई हैं, यानी जो लिखावट के रूप में प्राप्त है, यानी जो सबूत जिसे आप लोग कहते हैं लिखकर जो लिखा हुआ, तो वो रहा हम लोग का साहित्यिक स्रोत, वो कंप्लीट हो चुका। उसके बाद हम लोग देखेंगे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में क्या हम लोग को देखने को मिलता है कि इसी में क्या मिलेगा आपको, अभिलेख मिलेगा, स्तंभ लेख मिलेंगे, ठीक है, आपको इसी में सिक्के मिलेंगे, कुछ मोहरें मिलेंगी। तो ये सब जो है क्या है, तो ये जो पुरातात्विक स्रोत है, पुरातात्विक मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे कि कोई स्थान है, कोई जगह है, कोई वस्तु है, ये सब पुरातात्विक में आते हैं। इसको मैंने बहुत डिटेल में पहले भी पढ़ाया है सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होने से पहले ही, लेकिन आपको यहाँ पर फिर से समझना है। फिर अगर आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पर गुप्तों के समय जो है जो स्थापत्य कला है वो बहुत ज़्यादा विकसित हो जाता है। तो स्थापत्य कला क्या होता है, तो स्थापत्य कला में हम लोग की जो मंदिरें आती हैं, जैसे मंदिर हो गया, मंदिर निर्माण हो गया, मूर्ति निर्माण हो गया, तो ये किस में आएगा, तो स्थापत्य कला में आता है। तो ये चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं पुरातात्विक स्रोतों के लिए। तो गुप्त काल से अभिलेख सबसे ज़्यादा मिले हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा अभिलेख किससे प्राप्त हुए हैं, तो गुप्तों से प्राप्त हुए, यानी गुप्त काल से। जूनागढ़ अभिलेख से स्कंद गुप्त की जानकारी प्राप्त होती है। स्कंद गुप्त कौन है, तो ये जो है गुप्त वंश के एक शासक रहे हैं, तो इनकी जानकारी जो है जूनागढ़ अभिलेख में मिलती है। तो स्कंद गुप्त की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। इसी तरह एक प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, इससे क्या प्राप्त होती है, तो जो समुद्रगुप्त है, वही समुद्रगुप्त कौन है, तो जो है गुप्त वंश के शासक रहे हैं, तो इनकी जानकारी जो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से प्राप्त होती है। और हम लोग देखें कि सिक्के की बात करें तो गुप्त काल से गुप्त वंशी राजाओं के अनेकों प्रकार के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। जैसे कुछ सोने के सिक्के, रजत के सिक्के इस समय जो है काफ़ी प्रचलन में हो गए थे। रजत के सिक्के को रूपक कहा जाता था, ठीक है, और जो सोने के जो सिक्के होते थे उन्हें दिनार कहा जाता था। गुप्तकालीन स्वर्ण के सिक्के को सबसे जो है बड़ा ढेर कहाँ प्राप्त हुआ है, तो राजस्थान प्रांत के जो बयाना जो है क्षेत्र है वहाँ से प्राप्त हुआ है। एग्जाम में पूछा जाए कि जो है गुप्तकालीन जो सिक्के हैं वो सबसे अधिक कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो जो सोने के जो सिक्के रहे हैं ना वो प्राप्त हुए हैं राजस्थान के बयाना क्षेत्र से, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे ना, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है सिक्के रहे हैं, ये गुप्तकालीन सिक्के हैं, आप देख सकते हैं। सारे क्या हैं, तो जो है गुप्तकालीन सिक्के हैं। अब हम लोग स्थापत्य कला देख लें। स्थापत्य क्या है, तो स्थापत्य जो है पुरातात्विक स्रोत है। तो स्थापत्य में जो है गुप्त काल के अनेक प्रकार के मंदिर, स्तंभ और मूर्तियाँ, और जो चैत्य गृह, चैत्य क्या होता है, तो चैत्य जिसमें जो है भिक्षु भिक्षुणी जो है रहते हैं, निवास करते हैं। हम लोग इसे बौद्ध धर्म में और इसको मौर्य वंश में अशोक के समय हम लोगों ने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा है। आप वहाँ से जो है इसको लिंक कर सकते हैं, आप जाइए उस क्लास को देखिए, यानी स्टार्ट से क्लास आप देखते आइए, फिर यहाँ तक पहुँचेंगे ना तो आपको बहुत बेहतर रहेगा।
आगे हम लोग देख लें कि जो उल्लेखनीय जो है कुछ मंदिर है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सब मंदिरें क्या हैं, तो ये जो है जो है ये जो है पुरातात्विक स्रोत हैं, ठीक है ना। इसे हम लोग देख लेंगे। यह सभी मंदिर अपनी निर्माण शैली, आकार प्रकार एवं सुदृढ़ता के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। इसके वास्तुकला जो है यानी इसका जो आर्किटेक्चर जो है ना काफ़ी उन्नत बना हुआ है, यानी काफ़ी डिजाइनदार आप कह सकते हैं, देखने में बहुत मतलब मन को भा जाए ऐसा, यानी भव्य नमूने जो हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एक जो है भूमरा का शिव मंदिर है, कहाँ किसका, भूमरा का। ये कैसा है इसे हम लोग देख लेंगे। ये जो है शिव मंदिर आप देख सकते हैं, ये जो है भगवान शिव जी की जो है यहाँ पर मूर्तियाँ यहाँ पर जो है बनाई गई हैं गुप्तों के काल में, ठीक है। आप इसे देख लेंगे, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, आप फिगर देख लेंगे ना तो आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो भूमरा का महादेव मंदिर जो है गुप्त वंश का है, गुप्तकालीन मूर्तियाँ हैं, ठीक है। एक जो है तिगवा का विष्णु मंदिर, ये देख सकते हैं आप लोग, ये जबलपुर में है। जबलपुर कहाँ है, तो ये एमपी में है, एमपी के पास है, ठीक है ना। तो जो है तिगवा का जो विष्णु मंदिर है, आप देख सकते हैं कि ये जो स्टार्टिंग फेज है, यानी मूर्ति है, मतलब मूर्तियों क्या हो रही है, मंदिरों की जो है स्टार्टिंग हो रही है, क्योंकि गुप्त काल से जो है मंदिरों की स्टार्टिंग भी होती है और इसी समय बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे मंदिर भी बनाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं तिगवा का विष्णु मंदिर है। आगे देख लें हम लोग, तो नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ठीक है। इसमें आप देख लेंगे, इसमें से कुछ बहुत सारे डिफरेंस है, आप इसे एक मत समझिएगा। तो ये किसकी मंदिर है, तो जो पार्वती मंदिर है, जो पार्वती जी हैं तो उनके नाम पर ये मंदिर बना हुआ है। तो ये मंदिर कहाँ है, मध्य प्रदेश में, उसका नाम क्या है, नचना कुठार। आगे हम लोग देख लेंगे जो है देवगढ़ झांसी का जो है दशावतार जो मंदिर है ना, वो मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर किसका मंदिर है, जो है दशावतार मंदिर से कहा गया है। तो आप इसका फिगर देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब पर सर्च करके आप इसको अच्छे से इसका जो है जो एक तरह से ब्लॉग आप देखेंगे वो भी देखना चाहिए आपको मंदिरों का, तो आपको इसको जो मतलब जो है सही नॉलेज आपको समझ में आएगी। आप देख सकते हैं जो भीतर गांव का जो एक मंदिर है, इसका नाम क्या है, तो भीतर गांव का जो मंदिर है जो कानपुर में है, ठीक है। ये जो है भीतर गांव का जो मंदिर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रहा हम लोग का जो है आप ये जो हम लोग का स्रोत रहा है, यानी गुप्तों के स्रोत, अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है तो स्रोत से जितने सारे जो रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपका यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसके बाद जो है टेस्ट सीरीज देंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये जो है सही है, आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट है। यहाँ से देखेंगे तो आपकी जो है समझदारी विकसित हो जाएगी। हम लोग आगे क्या देखेंगे, जो है गुप्त काल का राजनीतिक जीवन। गुप्त काल का राजनीतिक जीवन जो हम लोग आज देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आर्थिक जीवन के यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो गुप्त काल का राजनीतिक जीवन कैसा रहा है, गुप्त राजवंश की स्थापना लगभग 3री शताब्दी में हुई, यानी गुप्तों का जो है गुप्त वंश की जो स्थापना हुई है कब हुई है, तो वह 3री शताब्दी में हुई है, यानी कि 300 AD में, ठीक है। तो इसके संस्थापक कौन रहे हैं, तो श्रीगुप्त रहे हैं, याद रखेंगे गुप्तों के संस्थापक श्रीगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त, यानी जो चंद्रगुप्त जो प्रथम रहे हैं, जो गुप्तकालीन शासक थे, तो इनको किसकी उपाधि प्राप्त थी, तो महाराजाधिराज की। इस जो है इसने साम्राज्य विस्तार किया, नहीं जो है चंद्रगुप्त ने जो अपने साम्राज्य का विस्तार किया है। इसके साम्राज्य विस्तार की नीति में विवाहित संबंध भी शामिल है। मैंने आपको कैसे बताया कि जो है मगध साम्राज्य में हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे जो है अजातशत्रु और उसके जो पिताजी थे तो वो कैसे जो है क्या कर रहे थे वो लोग, तो मतलब आप कह सकते हैं जो है विवाह कर रहे थे, यानी वैवाहिक संबंध आप लोगों को देखने को मिलता है। तो वैसे ही यहाँ भी आपको चंद्रगुप्त मौर्य भी क्या करते हैं, तो एक जो है वैवाहिक संबंध के माध्यम से दूसरे राज्य को जीतते हैं और उसका अधिकार लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हो गया ना, जैसे मान लीजिए आज का यूपी है, ठीक है, आज का यूपी है, तो आज मान लीजिए यूपी की जो राजा हैं वो चंद्रगुप्त प्रथम हैं, तो वो अगर किसी अन्य जो है स्टेट की जो है राजा, कोई स्टेट है जहाँ की जो है राजा है उनकी पुत्री से ये विवाह करते हैं, तो एक तरह से क्या होगा, इनका उस राज्य पर अधिकार हो गया, ठीक है। ये चीज़ें जो रही हैं, इस तरह से बहुत जो है वैवाहिक संबंध से जो है विवाह होता रहा है, इसी का प्रचलन आगे बढ़ता जाता है। और आपको अकबर में भी ये देखने को मिलता है, अकबर जो हम लोग मुगल पढ़ते हैं वहाँ भी ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और ये जो प्राचीन काल से हम लोग जब मगध पढ़ रहे थे तो मगधों में भी जो है हम लोग को ये बहुत जो है जोर शोर से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। तो आप एग्जाम मतलब आप जो है कमेंट में बताएंगे कि सबसे प्रथम शासक कौन रहा जिसने पहली बार वैवाहिक संबंध किया था,
ये जो हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं, आप इसे बताएंगे, ठीक है। इसके साम्राज्य विस्तार की नीति में विवाहिक जो है संबंध भी शामिल थे, यानी विवाहिक संबंध के द्वारा इसने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया। याद रखेंगे, इसकी जो पत्नी का नाम क्या था, तो लिच्छवी। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत भी की, तो कब किया था, तो 320 एडी में इन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने सबसे योग्य पुत्र समुद्रगुप्त, क्या नाम था, समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित किए थे। यानी चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये अपने पुत्र को, अपने किस पुत्र को उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं, समुद्रगुप्त के। यानी इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, तो समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं, इससे जुड़ी क्या जानकारियां हैं। तो दक्षिण भारत को अधीनस्थ बना लिया, यानी समुद्रगुप्त ने क्या किया कि जो है अब क्या कर रहे हैं, जैसे कि जो हम लोग का भारत है ना, ये जो 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 नीचे जो साउथ एरिया है, इसको भी क्या किया, इन्होंने अधीनस्थ बना लिया, यानी अपने कब्जे में ले लिया। इसने उत्तर भारत को भी जीत लिया, यानी जो उत्तर भारत आप इसे कहेंगे, ठीक है, जो ये क्षेत्र है, इसको किसने जीता, समुद्रगुप्त ने। यानी एक तरह से समुद्रगुप्त ने क्या किया, इसने भी साम्राज्य विस्तार किया। समुद्रगुप्त ने विदेशी शक्तियों को भी हराया है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। समुद्रगुप्त का जो है दरबारी कौन था, तो जो है कवि हरिसेन थे। यानी कवि हरिसेन किसके समय में जो है रहे हैं, तो समुद्रगुप्त के समय में रहे हैं। यानी समुद्रगुप्त के दरबार में कवि हरिसेन रहे हैं, आप याद रखेंगे क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं। समुद्रगुप्त ने इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख की रचना की, जिससे उसके महान विजेता होने की जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त यानी उत्तरी भारत के 9 तथा दक्षिणापथ के 12 नरेशों को हराकर प्राचीन भारत में दूसरे अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किया। मैंने आपको बताया था कि कैसे जो है मौर्य काल में जो है 4 राज्य हुआ करते थे, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, और जो 3 राज्य जो है 2 राज्य हुआ करते थे। ये जो 4 राज्य में से इसकी बात कर रहा है कि जो आर्यावर्त हुआ था, यानी उत्तरी भारत जो है, तो उत्तरी भारत के जो है 9 लोगों को, ठीक है, यानी 9 राजा को, और दक्षिणापथ के 12 नरेशों, यानी दक्षिणी जो राज्य रहे हैं वहाँ के जो है 12 जो है राजाओं को, देसी रियासत के राजाओं को इसने क्या किया, हराया। और हरा कर क्या किया, अपना जो है साम्राज्य विस्तार किया और अपने सत्ता को आगे बढ़ाया। किसने, तो समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने एक से अति अधिक जो है अश्वमेध यज्ञ कराया, ठीक है, कराया होगा। अश्वमेध यज्ञ में दान देने के लिए समुद्रगुप्त ने जो सोने के सिक्के डलवाए हैं उन पर अश्वमेध पराक्रम शब्द उत्तीर्ण है। यानी जो है जब जैसे आज भी क्या होता है, जैसे हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं, जैसे कि इस बार क्या रहा 75वां जो है अमृत महोत्सव जो रहा है, उसका आपको सिक्का कभी प्राप्त हुआ होगा, आपको जो 10 रुपये का सिक्का होगा उसमें ये लिखा होगा आज़ादी का अमृत महोत्सव। उसी तरह जब समुद्रगुप्त ने क्या किया कि जब अपना अश्वमेध यज्ञ किया था, तो अश्वमेध यज्ञ में उसने कुछ सिक्के जारी किए थे, और और जो सोने के सिक्के में इसने क्या किया था, तो अश्वमेध यज्ञ का जो है जिक्र किया है, ठीक है। समुद्रगुप्त के स्वर्ण सिक्कों पर उसकी बीड़ा बजाते हुए एक चित्र अंकित है, ठीक है ना। यानी समुद्रगुप्त के जो स्वर्ण के जो सिक्के रहे हैं उस पर बीड़ा बजाते हुए एक चित्र भी अंकित है, जिससे क्या मतलब डिसाइड होता है कि जो समुद्रगुप्त रहा है वो जो है संगीत प्रेमी था, ठीक है। अभी मैंने पिछले में जो आपको जो सिक्का दिखाया था उसमें आपको देखने को मिलेगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। सिंघल द्वीप का शासन मेघवर्ण समुद्रगुप्त के समकालीन था, यानी जो सिंघल द्वीप है, ठीक है, तो उसका जो शासक रहा है, जो मेघवर्ण रहा है, समुद्रगुप्त के ही समकालीन रहा है। उसने बोधगया में एक बौद्ध विहार के निर्माण की इजाजत मांगी थी। समुद्रगुप्त जो है मेघवर्ण को अनुमति दे दिया एवं बोधगया में महाबोधि संघाराम नामक एक बौद्ध विहार निर्मित हुआ। तो किसने किया, तो सिंघल द्वीप ने किया है, याद रखेंगे, ठीक है। तो सिंघल द्वीप नहीं, सिंघल द्वीप एक जगह है, सिंघल द्वीप का एक शासक जो है मेघवर्ण जिसका नाम है, तो मेघवर्ण ने बोधगया में महाबोधि संघाराम का जो मतलब इस नाम का जो है एक बौद्ध विहार जो है निर्मित किया है। तो किसने किया है, मेघवर्ण ने। किसके जो इजाजत पर, तो समुद्रगुप्त के, ठीक है। समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है तथा उसने विक्रमंक की उपाधि जो है धारण की थी, ठीक है। यानी किसको धारण किया था, तो विक्रमंक की, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रामगुप्त। इसी के बीच जो है रामगुप्त नाम का जो है एक शासक मिलता है। तो मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्तम, जिसे किसने लिखा है, विशाखा दत्त ने लिखे हैं। और जो है वाण भट्ट जो है हर्षचरित, जिसे वाण भट्ट ने लिखा है, जो है यानी मतलब जो है मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्तम
से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय से पूर्व एक और गुप्त शासक रामागुप्त हुआ, जो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बना। ठीक है ना, आप इसे याद रखेंगे। चंद्रगुप्त हम लोग प्रथम पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम लोग को चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ना है, लेकिन इसके बीच में जो है एक और शासक की जानकारी मिलती है, इसका नाम है रामगुप्त। तो इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्तम से। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सम्राट बनने के पश्चात ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यानी विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री, ठीक है, ये नीति नहीं होगा, यहाँ पर द्वितीय होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अवंती के अंतिम शक क्षत्रप, एक जो शक क्षत्रप हुआ करते थे, उनका नाश किया है। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया है? तो जो अवंती के अंतिम शक क्षत्रप का नाश किया है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में नर्मदा नदी तक समस्त उत्तर भारत में फैला हुआ था। तो आप इसे याद रखेंगे कहाँ तक इसका साम्राज्य फैला हुआ है। और नेक्स्ट है कुमारगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम था। ठीक है, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन उत्तराधिकारी बना? तो जो है कुमारगुप्त प्रथम है, तो ये अधिकारी बने हैं। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो जो है यह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है। किसने? तो कुमारगुप्त ने। तो ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम के बाद इसका पुत्र जो स्कंदगुप्त है, तो वह उत्तराधिकारी बना। कितने समय में? तो जो 455 से 467 जो है ईस्वी यानी एडी तक जो है ये बने रहे हैं। स्कंदगुप्त ने वीरता और साहस के साथ हुणों का आक्रमण किया है तथा अपने साम्राज्य की रक्षा भी की है। स्कंदगुप्त द्वारा पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया, जिसने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का निर्माण कराया। ठीक है, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया। तो इसका पुनर्निर्माण किसने कराया है? तो पर्णदत्त ने। ठीक है, इसका जो है मतलब गुप्तों का अंतिम शासक कौन रहे हैं? तो भानुगुप्त रहे हैं। क्योंकि हिस्ट्री का टॉपिक है, यहाँ पर आपको मतभेद भी देखने को मिल सकता है, पर ऑप्शन में ये हो तो आप इन्हें ट्रिक लगाइएगा। तो ये जो है राजनीतिक जीवन रहा है। और इसके बाद से नेक्स्ट क्लास में हम लोग गुप्तों के प्रशासनिक जीवन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ जो गुप्तों का जो एम्पायर रहा है, कोर एरिया अंडर चंद्रगुप्त, यानी चंद्रगुप्त के समय जो है कितनी सारी जो है एरिया रही हैं। तो ये जो गाढ़ा कलर का है ना, ये देख सकते हैं जो गाढ़ा, सबसे गाढ़ा, तो ये जो है चंद्रगुप्त के समय। ठीक है, यानी जब चंद्रगुप्त प्रथम थे तो उनका राज्य कहाँ तक रहा है? तो यानी देख सकते हैं आप यहाँ से कन्नौज तक रहा है, अयोध्या रहा है, लिच्छवी रहा है, लिच्छवी में इन्होंने शादी किया था, वैशाली रही है, पाटलिपुत्र रहा है, यहाँ पर नालंदा है, यहाँ पर पुंद्रा आपको देखने को, सॉरी पुंद्रा तो बाहर है, यहाँ पर वाराणसी भी है जो है कि इसकी जो है हल्की झलक मिलती है, कुछ कौशाम्बी है, कुछ नागा क्षेत्र है यहाँ पर। तो ये चीज़ें जो है किसके समय रही है? तो चंद्रगुप्त प्रथम के समय रही है। बॉर्डर किंग्स अंडर समुद्रगुप्ता, यानी जो इसके बाद जो आपको कलर जो देखने को मिलता है, ये वाला चीज़ है। ठीक है, तो ये जो बॉर्डर है किसके समय का? तो जो समुद्रगुप्त जी का जो शासन रहा है, इसने यहाँ पर विस्तार किया है। ठीक है, इधर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है साउथर्न कैमेपियन जो है कंपेन ऑफ समुद्रगुप्ता, ये आप यहाँ से देख सकते हैं जो समुद्रगुप्त का जो शासन रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है? जो चंद्रगुप्त द्वितीय रहे हैं, तो इसके समय में कहाँ तक शासक रहा है? तो देख सकते हैं यहाँ से कलरफुल, फिर से कंट्रोल बाय गुप्ता इन 5th सेंचुरी, यानी पूरा गुप्ता मतलब गुप्त काल के जो है शासक के द्वारा 5वीं सेंचुरी में यानी 500 शताब्दी में कहाँ तक शासन रहा है? तो आप यहाँ से इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा जो है गुप्तों का राजनीतिक जीवन। इसके बाद से हम लोग को पढ़ना है गुप्तों का प्रशासनिक जीवन। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? जो है गुप्तों का कैसे जो है सामंतवाद प्रभावी रहता है गुप्तों के समय, और जो है इनके ग्राम अधिकारियों को, इसके जो न्यायालय को, इसको भी हम लोग समझेंगे। यानी गुप्तों के प्रशासन के बारे में, न्यायालय के बारे में, और ग्राम प्रशासन में किसके बारे में? राज्य स्तरीय प्रशासन,
ग्राम स्तरीय प्रशासन, इन सारी चीज़ों को हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। इस क्लास में बस इतना ही। आप जो है दिवाली मनाते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।